हेलो वेलकम बैक टू योर वन टू चैनल स्टडी 987। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में यह आ सकता है चैप्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 या 2 हो सकता है न्यू एडिशन में। चैप्टर नंबर 2 लेकर चलेंगे, लेकिन हम नाम से याद रखते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, ये इसके बेसिक अभी इस वीडियो में हम देखेंगे और थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर फुल इसका इंट्रोड्यूस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अभी। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस की ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी को समझ के नहीं, दो द्विपता का अंत समझने से पहले हमको इससे पहले का जो चैप्टर था कोल्ड वॉर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, आप सभी जैसे जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये हमारा 1914 से 1948 1918 तक चला, यानी कि 1914 से 1918 तक चला ये युद्ध। इसके बाद जो है लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया ताकि कोई आगे ऐसा वॉर या ऐसी लड़ाई युद्ध ना हो सके, लेकिन ये फेल हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 फिर स्टार्ट हो गया। आप सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बार बार बीच में करूँगा तो इससे खराबी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 चला। ये युद्ध किन के बीच में हुआ, तो ये युद्ध जो है ये ध्रुवीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ। तो ध्रुवीय शक्ति क्या है, तो ध्रुव का अर्थ होता है लड़ाकू, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो ध्रुवीय का अर्थ होता है लड़ाकू व मित्र राष्ट्र यानी कि जो इन सबको संभालने के लिए बनाए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं हर क्लास में मॉनिटर होता है और कुछ बच्चे शैतानी या ना पढ़ने वाले होते हैं। तो आप इन ध्रुवीय शक्तियों को उनकी की तरह माने। जो बुल्ली बच्चे होते हैं क्लास में, लड़ाई की जड़ होते हैं, जो 24 घंटे मस्ती करते हैं, आप इटली, जर्मनी व जापान इसके अंदर आते थे। और मित्र राष्ट्रों के अंदर थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस व ब्रिटेन। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रांस और ब्रिटेन जो है ये यूरोप के राष्ट्र हैं। अमेरिका जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, और सोवियत संघ इसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन ये सब आते थे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखिए ध्रुव का अर्थ क्या है। तो ध्रुव का अर्थ होता है लड़ाकू या लड़ाई की जड़। ठीक है, सो इटली व जर्मनी ने 1942 में आत्मसमर्पण कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली और जर्मनी ने अपना आत्मसमर्पण 1942 में कर दिया, 3 साल युद्ध के बाद। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण करने से पहले ही अमेरिका ने बिना किसी अन्य मित्र की मंजूरी लिए अथवा उन्हें सूचना दिए बगैर 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर पर हमला कर दिया। वह 3 दिन के बाद पुनः 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी परमाणु हमला कर दिया। इसके कारण स्वरूप दो मित्र राष्ट्रों अमेरिका व सोवियत संघ के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। वह परिणाम शीत युद्ध का आरंभ था। तो अब आप ये जान सकते हैं कि शीत युद्ध जो है, कोल्ड वॉर जो है, वो कैसे स्टार्ट हुआ। आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच में हुआ वो भी हम देखते हैं। तो शीत युद्ध यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी यूनियन सोशल सोसाइटी रिपब्लिक, हिंदी में बोले तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये युद्ध हुआ। तो युद्ध में हार हो या जीत असर शक्ति पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप 1945 के बाद लगभग 80% देश आज़ाद हो गए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसी के लगभग चीन व इसी के लगभग दूसरे अन्य देशों को भी आज़ादी मिली, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश भी आते हैं। हार हो या जीत, इससे क्या होता है, सेना पर असर दिखना चालू हो जाता है। युद्ध के लिए पैसा ख़त्म होता है। तो इसी के कारण जो है हार या हो जीत, लेकिन परिणाम उसकी शक्ति पर पड़ता है। आगे चलते हैं। नई विचार धाराओं का प्रसार हुआ, जिसमें पहली थी पूंजीवाद यानी कि कैपिटलाइजेशन, और दूसरी थी समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो अमेरिका में जो थी वो पूंजीवाद थी और लोकतंत्र था यानी कि डेमोक्रेसी थी, जबकि यूएसएसआर में क्या था, सोशलिज्म था और कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट यानी समाजवाद। तो पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में सभी जो कार्य होते हैं, सभी जो उद्योग होते हैं, ये सब किसके हाथ में होते हैं,
प्राइवेट, इसमें एक प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा यानी कि निजीकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्कूल सरकारी स्कूल प्राइवेट, रेल प्राइवेट, परिवहन प्राइवेट, सभी कुछ इसमें प्राइवेट होता है। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र तो आप जानते ही हैं, लोगों का लोगों के लिए तंत्र लोकतंत्र, ठीक है, लोगों का लोगों के लिए शासन। और यूएसएसआर में लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समाजवाद को महत्व दिया जाता था। जैसे हमारे सरकारी स्कूल, जैसे हमारी सरकारी बसें, जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल, इन सब को कहाँ यूएसएसआर में इंपॉर्टेंस दी जाती है। साम्यवाद का अर्थ होता है जहाँ पर केवल एक ही दल हो, जैसा कि चीन के अंदर भी आपको मिलता है, रूस के अंदर आपको मिलता है। ऐसे कई देश है जहाँ पर एक साम्यवाद आपको मिलता है। जैसे उत्तर कोरिया के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, जहाँ का किम जोंग। सो जहाँ पर दो या दो से अधिक दल हो वो क्या है, लोकतंत्र। जहाँ पर एकल दलीय प्रणाली हो, एकल दलीय प्रणाली, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिस्ट या साम्यवाद, ठीक है। हर जंग केवल परमाणु हथियारों की होड़ तक ही सीमित थी, और सॉरी यह जंग जो थी ये सिर्फ परमाणु हथियारों की होड़ तक, यानी कि अगर अमेरिका ने, यूएस ने जो अगर ज़्यादा परमाणु बना लिया है, अब हथियार बना लिए हैं, तो उसके लिए यूएसएसआर भी अपना काम करता था। एकीकरण करने वाले नेता व्लादिमीर लेनिन, रूसी क्रांति की नेतृत्व करने वाले। सो ये आप जैसा कि जानते हैं कि मैं इटली का या फिर रूस का जो एकीकरण वो किसने किया था, तो वो किया था हमारे व्लादिमीर लेनिन ने। इनका नाम आपके क्वेश्चन में आ सकता है। सो कब किया था, तो 1917 में। यूएसएसआर का इंटीग्रेशन करने वाले 1947 में कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। सो आगे चलते हैं, समाजवाद का मूल मंत्र क्या है। सो इसका मूल मंत्र है द नीड फॉर एन एगालिएशन सोसाइटी, यानी कि समता मूलक समाज, समाज पर आधारित, समानता पर आधारित, कि सभी को समानता दी जाए। अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं और आपके दोस्त की जेब में 20 रुपये हैं, तो उन दोनों को एक कर आप दोनों को 15-15 बांट दिए जाए, यही समाजवाद है। पूंजीवाद, निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। व्लादिमीर द्वारा निर्मित पार्टी बाल सेविक कम्युनिस्ट पार्टी है। और 1917 से पहले यूएसएसआर 15 गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन 1917 की रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन ने इसको एकीकरण में करके एक कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। शासक के प्रकार, अब शासन कितने प्रकार का होता है, तो शासन होता है तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र और सैनिक शासन। सैनिक शासन के लिए आप पाकिस्तान देख सकते हैं, तानाशाह के लिए आप चाइना देख सकते हैं, और आप उत्तर कोरिया देख सकते हैं। राजतंत्र के लिए आप ब्रिटेन देख सकते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ रानी की चलती है। लोकतंत्र के लिए आप अमेरिका, हिंदुस्तान, ऐसे कई देश है जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। 25 दिसंबर 1941 को यूएसएसआर 15 भागों में या 15 ब्लॉक्स में बट गया, डिसइंटीग्रेशन इसका हो गया, ठीक है। अनदर नेम्स ऑफ द एरा ऑफ द बाइपोलरिटी, इसका अलग अलग और दूसरे अन्य नाम क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे कि इरा ऑफ कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, उसका विघटन कैसे हुआ, एरा ऑफ द कोल्ड वॉर को, इसका दौर क्या था, कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का, या फिर बाइपोलरिटी क्या है। सो इसको आपने पढ़ना है। सो हम चलते हैं आगे, सोवियत संघ के विघटन के कारण। सो अब हमारा चैप्टर यहाँ से चालू होता है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, सो हम आपको इसमें बताते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे काजेज ऑफ दी, 1 मिनट, काजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो नागरिकों की राजनीतिक और धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना। इसका मतलब यह है कि जो नागरिक थे वहाँ के, वहाँ पर उनकी आर्थिक, यानी कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हार्ड पावर तो ठीक थी, हार्ड पावर ठीक थी, लेकिन जो स्ट्रक्चर पावर थी वो कमज़ोर थी। वहाँ पर स्ट्रक्चर पावर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए जाते थे, वहाँ पर सिर्फ परमाणु वगैरह में ही हस्तक्षेप किया जाता था, यानी कि वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था जो थी वह लो पड़ गई थी। ओके, उसके बाद सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, यहाँ पर करप्शन चल पड़ा था कि 70 साल तक एक ही सरकार ने राज किया, जिसके कारणवश यहाँ पर क्या था, नौकरशाही का शिकंजा हो गया। जनता की जो बात थी वो आगे तक जाती ही नहीं थी। साम्यवादी दल का अंकुश, वही बात है कि साम्यवादी दल ने 70 साल तक राज किया, 70 साल तक, लेकिन जनता की बातों का समाधान नहीं किया गया। गोर्बाचेव के सुधार कार्यक्रम का विरोध करना, गोर्बाचेव
के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने 2 नए वर्ड जोड़े, कौन से? प्रेस्ट्रोइका, प्रेस्ट्रोइका, प्रेस्ट्रोइका। प्रेस्ट्रोइका का अर्थ था पूर्ण संरचना और दूसरा वर्ड था हमारा, एक मिनट, दूसरा वर्ड था हमारा ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का क्या मतलब था? तो ग्लासनोस्त का मतलब था स्वतंत्र या फिर पारदर्शिता, कि जो सूचना का अधिकार एक तरह से जिसको कहा गया। ठीक है, सो इसने ये 2 वर्ड जोड़े ताकि जनता को जो है, जनता की बात जो है आगे तक पहुंच सके। इन्होंने मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध थे, जो सेंसरशिप थी, उसको भी कम किया। गतिरोध अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता वस्तुओं में कमी, यानी कि ये जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो सिर्फ परमाणु में हो रहा था। उपभोक्ताओं को उनकी जो वस्तुएं थी, एजुकेशन थी, हेल्थ थी, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। सोवियत राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी, ये वही बात आगे कि लोगों की बात आगे नहीं जा रही थी। आंतरिक जो आर्थिक जो थी, यानी कि इकोनॉमी थी, वो डाउन जाती जा रही थी। संसाधनों का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य सामान पर खर्च किया जाता था, जिससे जनता की कार्रवाई नहीं हो पाती थी। सत्ता का केंद्रीकृत तो होना, यानी कि इसमें कोई भी, जैसे हमारे राज्य सरकार होती है, प्रांत सरकार होती है, यहाँ पर नहीं थी। राष्ट्रवादी भावनाओं और प्रभुत्वता की इच्छा, यानी कि लोगों के बीच में क्या थी? राष्ट्रवादी भावना आ गई थी और प्रभुत्वता की इच्छा आ गई थी कि हम सब एक मिलकर रहे और हमारा विकास हो। रूस की प्रमुखता, और इसके अंदर क्या था कि रूस का दबदबा था, रूस ही हर बातों में आगे था। तो गोर्बाचेव और उसकी सुधार नीतियां आ चुकी हैं। तो ग्लासनोस्त, खुलापन और पारदर्शिता। पेरेस्ट्रोइका, सोवियत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी कि ग्लासनोस्त के द्वारा ये बताया गया कि सरकार जो भी कार्य करती है उसकी एक लिस्ट जनता तक पहुंचनी चाहिए। पेरेस्ट्रोइका वर्ड के द्वारा उन्होंने ये बताया कि जितनी भी सोवियत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का उनमें गड़बड़ है उसको ठीक किया जाना चाहिए। जैसे हमारा संविधान कहता है कि यदि समय पर कोई भी चेंजेस चाहिए तो उसको करो। तो यही पेरेस्ट्रोइका का अर्थ था। पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध का कम करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम फॉर स्पीच, बोलने की अधिकार दिया गया कि लोग अब मीडिया में आकर अपनी परेशानियां बता सकते थे। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास। अब लोग क्या थे? लोग चाहते थे कि हम सरकार चेंज कर सके, और सरकार चेंज करने का सिर्फ लोकतंत्र के अंदर ही एक ऑप्शन होता है कि हम 4 साल 5 साल के अंदर अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, अगर वो कोई काम नहीं कर रही। पुराने समय के रिकॉर्ड का वर्गीकरण करना, कि अब जो भी और फंड आएगा, जो भी खर्च होगा, उसका सारा एक डिटेल रखने के लिए बोला गया, जो कि यहाँ पर नहीं किया जाता था। तो इससे क्या था? विपक्ष वाले जो गोर्बाचेव के विरुद्ध में थे, उन्होंने लोगों को भड़काना चालू कर दिया। वह इस कारण भी विघटन हो गया, लड़ाइयों के कारण, गृह युद्ध के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण, इसके विघटन के कारण अगर दोबारा देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इसके बाद क्या कंजूशंस निकले, क्या परिणाम निकले इसके? शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया। जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो होड़ चल रही थी हथियारों की, वो खत्म हो गई। ठीक है, सोवियत संघ गिर गया सिर्फ अब किसका? केवल यूनिपोलर। अब कौन सा दौर चल पड़ा? यूनिपोलर। इसमें क्या था? इसमें अमेरिका का जो था वर्चस्व हो गया। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का एकल ध्रुवीय में बदलना, यानी कि अमेरिका जो था अब मेन पावर बन चुका है और महाशक्ति यानी कि बन चुका है। सोवियत गुट का अंत, 15 नए देशों का उदय। जो सोवियत संघ जिससे बना था, जिन 15 राष्ट्रों से, जैसे कि कजाकिस्तान, अपना रूस, अपना यूक्रेन, अपना बेलारूस, तो ये सब जो है ये अलग हो गए इससे। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, जो कि पहले भी इसी का प्रभुत्व था। जो भी परमाणु हथियार वगैरह वो सब इसी के पास चले गए। इसको उसका उत्तराधिकारी साबित बता दिया गया कि ये उसका उत्तराधिकारी है। सोवियत संघ का हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, यानी कि अब इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। लेकिन बनाए अभी भी जाते हैं, लेकिन जो पहले यहाँ पर इतना जो होड़ चल रही थी, लेकिन वो अब होड़ नहीं थी। शॉक थेरेपी क्या है? अब हम देखते हैं शॉक थेरेपी क्या है। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों का एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक जीवन व्यवस्था तक क्रस्ट से गुजारने की प्रक्रिया को शॉक थेरेपी कहा गया। इसका मतलब है कि जो
अपने सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतंत्री पूंजीवादी व्यवस्था तक लाने का। जो सोवियत संघ के गणराज्य थे जब वो टूटे तो उनको समाजवाद से लोकतंत्रीकरण में पूंजीवाद की ओर लाने के लिए एक शॉक थेरेपी की गई कि उनको कष्टप्रद होकर उनको पहले दुख दिया जाता और फिर उनको लोकतंत्र में जोड़ा जाता ताकि उनको पैसा दिया जाए। ये शॉक थेरेपी कहलाई गई। इसका मैं भी आपको अच्छे से समझाता हूँ। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि ट्रॉमा ट्रीटमेंट, यानी कि पहले किसी को दुख देना है फिर उसके बाद में उसका इलाज करना है। यह प्रक्रिया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में चलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम कहते हैं IMF, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक आप जानते ही हैं। इन दोनों ने ऐसा कहा कि अगर कोई समाजवाद छोड़कर साम्यवाद छोड़कर लोकतंत्र और पूंजीवाद की ओर आता है तो ही हम उसको पैसा देंगे। सो यही कहलाया क्या, शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी तो हम वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर था संपत्ति का निजीकरण, यानी कि निजीकरण को ज़्यादा वो दिया गया। निजी उद्योग का उदय, मुक्त व्यापार व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी नीति, वित्तीय खुलापन एवं मुद्राओं का परिवर्तन। ये क्या था, ये इसके अंदर जुड़ी चीज़ें हैं। सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों की समाप्ति और पश्चिमी मुल्कों का से जुड़ाव, यानी कि सोवियत जो संघ थे उनके बीच में मौजूद जो व्यापारिक गठबंधन था उनको ख़त्म किया और पश्चिमी यानी कि अमेरिका की ओर, यूरोप की ओर ये बढ़ चला, ठीक है। शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। सबसे पहले परिणाम जो है, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, यानी कि जो सरकारी जैसे हमको फीस मिलती है, हमको स्कॉलरशिप मिलती है, हमको मिड डे मील मिलता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये सब चीज़ें जो होती है वहाँ पर नष्ट हो गई। मोटे तौर पर आर्थिक असमानता बढ़ गई, यानी कि अब क्या था, पूंजीवाद हो गया तो कोई अमीर है कोई गरीब है, जैसे कि आप भारत में देख सकते हैं यहाँ पर कि तो दोनों है, समाजवाद और पूंजीवाद। लेकिन यहाँ पर भी अभी बहुत बड़ा, जैसे अंबानी अंडानी को देखो, झुग्गी झोपड़ियों को देखो, तो बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है। ऐसी आर्थिक समानता वहाँ पर बन गई। माफिया वर्ग का उदय हुआ। अब लोगों के पास खाने पीने को पैसा वह कुछ साधन नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, वह मारपीट करेंगे, कत्लेआम करेंगे। सो यही यहाँ पर हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नहीं, यानी कि लोकतांत्रिक, जैसे हमारे यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर संसद है, यहाँ पर पार्लियामेंट, जितने भी यहाँ पर हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, इनको इतना निर्माण या इनको इतना महत्व नहीं दिया गया। वित्तीय संस्थानों व इनकम जैसे बैंक दिवालिया हो गए। कमजोर संसद और आर्थिक शक्तियों का राष्ट्रीय इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास-सेल मुद्रास्फीति और खाद्यान्न वस्तुओं के आयात के कारण रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई, ठीक है। अकादमिक और बुद्धिजीवी बाहर चले गए, यानी कि जिनके पास अकल थी, जो इंटेलिजेंट्स थे, वो क्या थे, वो बाहर चले गए, दूसरे कंट्रीज में चले गए, अमेरिका, यूक्रेन और अपना यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, इन जगहों पर वो चले गए ताकि वो अपना विकास कर सकें। निजीकरण के कारण धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानता का उदय हुआ। मध्य वर्ग हाशिए पर आ गई। ये हम बात पहले कर चुके हैं कि माफिया उदय हुआ। ये बात होती है गराज सेल क्या थी। तो गराज सेल क्या था कि जब, जैसा कि हमने देखा शॉक थेरेपी में क्या था कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ऐसे ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि अगर आपको यहाँ पर पूंजीवादी चाहिए तो आपको आपको अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो आपको क्या है, पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। और पूंजीवाद के लिए क्या था कि औने पौने रेटों पर, औने पौने औने पौने भाव पर क्या थी, सारी फैक्ट्रियां, सारे उद्योग बेच दिए गए और पूंजीवाद में जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। सोवियत व्यवस्था की कमजोरी क्या थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का आज़ादी का अभाव था। असहमति अक्सर चुटकुले और कार्टूनों के द्वारा व्यक्त की जाती थी। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं में सुधार की व्यवस्था थी। वहाँ एक दल का शासन था और सभी संस्थाओं पर कठोर नियंत्रण था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। ये भी एक इसका कारण था। सोवियत संघ के 1969 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे उसकी आर्थिक और अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। तो सोवियत, अभी अफ़गान संकट के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, तो ये
कैसे बिगड़ गई। इसके अंदर क्या था, लगभग 15,000 सैनिक जो थे, 15,000 सैनिक इसके मारे गए और काफ़ी पैसा का जो था वो भी नुकसान हुआ। आप इसको पीछे कर मैं भी इसको हटा दूंगा तो आप इसको लिख लेना। और उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गए। उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार कमी हो रही थी, ये भी एक कारण था, इसकी कमजोरी थी ये एक। ठीक है, हम आगे देखते हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में क्या क्या अंतर हम ये देखेंगे। बहुध्रुवीय विश्व की चाहत, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से, कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य का सवाल समर्थन, चीन के साथ संबंध संतुलन में सहायकता, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में समर्थन, विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदारी। ये किसके साथ है हमारी, ये हमारी साझेदारी जो है ये हमारी रूस के साथ ज़्यादा है। यूएस हेजेमनी एज हार्ड पावर, सैन्य शक्ति के अर्थ में। तो हम देखते हैं कि अमेरिका की जो वर्चस्व है, जो उसकी हेजेमनी है, वो किन कारणों से है। तो उनमें 3 कारण आते हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो कारण आता है हार्ड पावर, दूसरा स्ट्रक्चरल पावर और तीसरा आता है हमारा सॉफ्ट पावर। ये अभी हम आगे देखेंगे अगले पेज पर। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रक्षा बजट, अत्यधिक सुविधाएं, तकनीकी मार्ग क्षमता आदि, ये क्या है, ये इसकी सैन्य शक्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा सांस्कृतिक ऐसे सॉफ्ट पावर, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा, रहन सहन, खान पीन आदि, जैसे नीली पेंट, जेंस बर्गर, पेप्सी, पिज्ज़ा, ये सब क्या है, ये उसकी सॉफ्ट पावर है, संस्कृति है। जिसके पास हार्ड पावर हो, आगे देखते हैं। एक मिनट, एक ध्रुवीय, हाँ ये रहा। यूएस हैज़ मनी एज हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर और सॉफ्ट पावर। ये आप स्ट्रक्चरल पावर देख सकते हैं, ढांचागत स्ट्रक्चरल पावर यानी कि इकोनॉमी में। हार्ड पावर में क्या है, मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति। और स्ट्रक्चर पावर में इकोनॉमी, सुपीरियरिटी। और सॉफ्ट पावर में कल्चरल सुपीरियरिटी। जिसके पास हार्ड पावर हो, स्ट्रक्चरल पावर हो, उसके पास सॉफ्ट पावर होती है। अमेरिका के पास हार्ड पावर है, स्ट्रक्चरल पावर है और उसकी सॉफ्ट पावर ऑटोमेटिक पूरे देशों ने अपना रखी है, जैसा कि आप सभी को पता है। रूस के पास स्ट्रक्चरल पावर नहीं है, सिर्फ हार्ड पावर है। उसके पास परमाणु लगभग 500 से मोर देन 500 है, लेकिन उसके पास जो स्ट्रक्चरल पावर, उसकी आर्थिक व्यवस्था है जो है वो खराब है। रूस के पास वो सारे रिसोर्सेस संसाधन है, लेकिन वह उसका सही प्रयोग नहीं करता, वो सिर्फ परमाणु पर ही गौर देता है, वह समाजवाद को अपनाता है। जिस कारण रूस हार्ड पावर अब जो है उसकी हेजेमनी नहीं है, लेकिन अमेरिका की हेजेमनी है। इसी को कहते हैं यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम थोड़े क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन आंसर के साथ क्या है, ये हमारे माइंड में बैठ जाएगा। सोवियत संघ के में कुल कितने गणराज्य शामिल थे, तो कुल 15 गणराज्य थे। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये क्या है, यूएसएसआर का पूरा नाम है, हिंदी में बोले तो सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। 1917 की रूसी क्रांति का नायक कौन था। 1870 से 1924 व्लादिमीर लेनिन, इनका जन्म काल है। बेला बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। क्रांति के बाद सबसे मुश्किल वक्त 1917 से 1924 में सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के स्थापक अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। शॉक थेरेपी किन संस्थाओं के निर्देशन में चलाई गई, तो वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा किए गए सैन्य संगठन का नाम बताओ, तो वो था वार्सा पैक्ट। आगे, कौन सी पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी केंद्र थी, कम्युनिस्ट पार्टी। 1917 की रूसी क्रांति किसके विरुद्ध में हुई, तो पूंजीवाद व्यवस्था के। दूसरी दुनिया किसे कहा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश USSR में अंशुष में आ गए सोवियत सेना के नहीं फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया गया। इन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली तर्क पर डाला गया, इन्हें ही दूसरी दुनिया कहा गया। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि पहला हमने देखा, क्या देखा, हमने पहले देखा एक तरफ था USA, दूसरी तरफ था USSR। सो
यूएसए को कहा गया है प्रथम दुनिया यानी कि फर्स्ट, और इसको कहा गया है सेकंड द्वितीय दुनिया, दूसरी दुनिया। सो आप यही जान सकते हैं कि जो साम्यवाद थे, जो समाजवाद मानते थे, वे क्या थे, वे दूसरी दुनिया के थे। यहाँ पर कई बातों पर अंकुश थे। यहाँ पर फांसीवादी माना गया। फांसीवादी माने कि जो सरकार की बात ना माने उसके साथ अत्याचार किया जाता था। तो दूसरी दुनिया कहा गया है यूएसएसआर को शॉर्ट में। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जोसेफ स्टालिन। इन्हीं को दूसरे विश्व युद्ध की जीत का श्रेय भी जाता है। आप और बातें यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। एक आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास कि किसने 1945 में यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत की, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और आर्थिक रणनीति सुधार की, इन्होंने 2 वर्ड जोड़े थे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला था ग्लासनोस्त, और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक, आगे देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण क्या था, तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का आभार। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन यानी कि राष्ट्रीयता, लोगों को राष्ट्रीयता चाहिए थी। संप्रभुता, उनको अपने धर्म को, अपने आप को, अपने समुदाय को अधिक महत्व देना था, जो कि समाजवाद और साम्यवाद में मुमकिन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के प्रत्येक गणराज्य ने किस आर्थिक प्रणाली को धीरे धीरे अपनाया, तो हमने देखा 2 प्रणाली थी, कौन सी, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, समाजवाद से लोगों को शॉक थेरेपी के द्वारा पूंजीवाद व्यवस्था में लाया गया, तो पूंजीवाद प्रणाली। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, तो सोवियत राजनीति पूछा है तो राजनीति कैसी, वहाँ पर कौन सी पार्टी थी, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ठीक है, यानी कि साम्यवाद विचारधारा। UNCTAD का पूरा नाम, ये वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको एक एक्स्ट्रा के तौर पर ले लिया। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, 1 मिनट, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। अब 15 देशों की हम बात तो कर रहे थे कि यूएसएसआर 15 देशों का मिला हुआ था, तो वो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 15 राज्य ये थे, जिसमें रसिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजेरिस्तान, जॉर्ज, लिथुआनिया, लातविया, एस्तोनिया, मोल्दोवा, अर्मेनिया जैसे देश शामिल थे। सोवियत सिस्टम क्या था, इसकी व्यवस्था क्या थी, यह व्यवस्था समाजवाद के आदर्शों, समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था। सभी संसाधन और परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण था। सरकार नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को स्थिरता दर पर प्रदान करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार काम मिलता था। नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पर क्या थी, यहाँ पर सरकार का जो था, सरकार का वर्चस्व चलता था, सरकार का नियंत्रण चलता था बाजार के ऊपर। सरकार कीमत निर्धारण करती थी, जैसे हमारे यहाँ पर खाद्यान्न वस्तु पर होता है। NIOE, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर्स। अब अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। दोहन विकसित देश कर सकते हैं, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होनी चाहिए। पश्चिमी देश कम कीमत पर अपनी प्रौद्योगिकी अल्प विकसित देशों को उपलब्ध करवाएं। अल्प विकसित देशों को की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक होनी चाहिए। ये पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। अब आता है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन कहाँ है, बर्लिन जर्मन की राजधानी है। बर्लिन की दीवार क्या थी, तो बर्लिन की दीवार जो थी ये समाजवाद और पूंजीवाद के बीच एक विभाजन का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी कि जो उत्तर बर्लिन और पूर्वी बर्लिन जो थी, ये अपनी विचारधारा इनकी दोनों की अलग अलग थी। एक जगह समाजवाद थी, दूसरी जगह पूंजीवाद। ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य 15 अगस्त 1961 में प्रारंभ हुआ और यह 9 नवंबर 1989 को समाप्त बनकर तैयार हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक थी और यह पश्चिम बर्लिन को चारों ओर से घेरे हुए पूर्वी जर्मनी से अलग करती थी। बर्लिन किस देश की राजधानी है, तो जर्मनी की सबसे बड़ा शहर एरिया में जो है वो जर्मन है। कहाँ का, अपना यूरोप का। ठीक है,
अफगानिस्तान वॉर या गल्फ सिटी क्राइसिस, गल्फ वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड CISE हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारी अकाउंट पर जा सकते हैं, और हो सके तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देंगे। थैंक यू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अफगान वॉर, अफगान संकट, गल्फ क्राइसिस, गल्फ फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, CIS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी ही चाहिए।